दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बेसिक का लास्ट क्लास ले रहा हूं, वह इंटीग्रेशन है। तो आज है लास्ट क्लास। इसके बाद हम लोग मैथ और फिजिक्स बारी बारी से लोड करते जाएंगे। तो आप देखें, आज लास्ट क्लास में मैं आपको इंटीग्रेशन बताने जा रहा हूं। व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन क्या है? तो बंधु, इंटीग्रेशन इज ए फंक्शन जनरेटिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। बंधु, इंटीग्रेशन माँ का काम करती है। जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है, ठीक उसी प्रकार इंटीग्रेशन भी नए नए फंक्शन को जन्म देती है। इसका दूसरा डेफिनेशन है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आप दोनों डिफिनेशन को डिटेल से समझें। इंटीग्रेशन इज ए integration is a function generating mathematical operation। mathematical operation। It is the inverse process of differentiation also। It is the inverse process of it is the inverse process of differentiation। डिफरेंशिएशन बंधु, सबसे पहले दोनों एक उल्टा है। अगर डिफरेंशिएशन डाइन का काम करता है, डाइन बच्चे को मार देती है, तो इंटीग्रेशन माँ का काम करती है, माँ नए नए बच्चे को जन्म देती है। तो ठीक इसी प्रकार आपको समझना होगा। जैसे एफ एक्स, जिसे हम वाई कहते हैं, अगर y इक्वल टू है एक्स क्यूब, तो बंधु जरा समझो, y इक्वल टू है एक्स क्यूब। अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूं, तो जैसा कि आप जानते हैं, हम बताए भी हैं आपको, 3x² होगा। तो यह 1 इंच छोटा कर दिया। अगर इसको पुनः एक बार डिफरेंशिएट किया जाए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर किया जाए, तो ये हो जाएगा 6x। देखिए, 1 इंच फिर छोटा कर दिया। अगर फिर इसे हम डिफरेंशिएट करें, d3y अपॉन डी एक्स क्यू करें, तो ये हो जाएगा 6।
तो बंधु जैसे जैसे हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यह डाइन का काम कर रहा है, यह एक एक इंच छोटा करते जा रहा है फंक्शन को। और लास्टली जरा गौर से देखें, d4y, ये dx4 जो होगा अंत में 0 हो जाएगा। तो बंधु डिफरेंशिएशन जो है यह एक एक इंच छोटा करते करते फंक्शन को खत्म कर देता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं इसे क्यों कहता हूं या इसे क्यों कहा गया है कि इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जो है डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन हर फंक्शन को कत्लेआम करने का काम किया है और अल्टीमेटली 0 कर देता है बंधु। तो जरा गौर से देखें, अगर एक्स क्यू का हम इंटीग्रेशन करें, जिसे कि मैं आज आपको डिटेल से बताने जा रहा हूं, तत्काल एक सैंपल के तौर पर मैं बता रहा हूं, अगर इतना बराबर c होता है तो देखिए इंटीग्रेशन पावर जो 3 था उसको 4 कर दिया। अगर हम लोग पुनः इसको करते हैं इंटीग्रेशन x टू दी पावर 4 dx को, तो ये हो जाएगा 1/4 x टू दी पावर 5/5 प्लस c। तो देखिए बंधु इंटीग्रेशन 3 को पावर 4 में बढ़ा दिया, 4 का पावर 5 बढ़ा दिया। इस प्रकार अगर हम इंटीग्रेशन करते जाएं, 1/20 है, x टू दी पावर 5 dx है, तो ये हो जाएगा 1/20 x टू दी पावर 6/6 प्लस c। तो बंधु क्या ये कभी इंड हो सकता है? इसलिए इंटीग्रेशन को माँ कहा जाता है। जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है, ठीक उसी प्रकार इंटीग्रेशन नए नए फंक्शन को जन्म देते चला गया है। तो बंधु इसलिए इसका नाम है कि इंटीग्रेशन इज ए फंक्शन जनरेटिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। इंटीग्रेशन जो है नया नया फंक्शन को जन्म देने का काम किया है, इसलिए इंटीग्रेशन को हम माँ कह के संबोधित करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यह इंटीग्रेशन उतना ही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है जितना कि माँ। ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी? तो अगर तुम चाहते हो आईआईटी नीट कंप्लीट करना, तो इंटीग्रेशन रूपी माँ को मत भूलना। तो मैं आज आपको इंटीग्रेशन को डिटेल से बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान पूर्वक देखें। तो सबसे पहले है इंटीग्रेशन, ये फंक्शन जनरेटिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब देखें आप इसे आगे। प्लॉट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b। देखो बंधु, मैंने तुझे पाराबोला काफी डिटेल में पढ़ाया है और पाराबोला का ग्राफ भी काफी डिटेल में पढ़ाए हैं, तो आप इसे जरा गौर से देख लें। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यह एक पाराबोला का ग्राफ हुआ। ये है x इक्वल टू 0
तो बंधु आपको प्लॉट करना है also find the area bounded by the curve y equal to x square. The x-axis and the ordinate from x equal to 0 to x equal to b। तो बंधु मैं ग्राफ तो खींच के बता ही दिया हूं, लेकिन मुझे एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये कर्व हुआ, ये कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, द एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस हुआ, एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b के बीच का एरिया निकालना है। फिर से देखें, एरिया निकालना है ये अंडर द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b। तो बंधु सबसे पहले वी शैल डिवाइड द एरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we shall divide the area into a very thin rectangular strip, very thin rectangular strip। इस एरिया को जो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू के बीच के एरिया को हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में इन ए वेरी थीन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। देखो ये जो वेरी थीन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, आप कहेंगे कि सर वेरी थीन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में क्यों, क्या वजह है कि इसे बहुत ही पतला पतला रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में बांटा जा रहा है? तो इसका मेन कारण है कि हम इस कर्व के अंदर का एरिया निकालना चाहते हैं। तो देखो बंधु, इस एरिया में जो डार्क पोर्शन है, जिसे मैं बिल्कुल व्हाइट से दिखा रहा हूं, तो ये कैसा पोर्शन है? तो यह एक ट्रायंगुलर पोर्शन है। तो मैं चाहता हूं कि यह आयत का रेक्टेंगुलर का एरिया निकालना, तो उस रेक्टेंगुलर में एक ट्रायंगुलर एरिया भी है। अगर मैं इसे बहुत पतला पतला कर दूं, इतना पतला कर दूं कि केस से भी पतला रहे, तब क्या घटना घटेगी कि यह जो ट्रायंगुलर स्ट्रिप है उसका एरिया टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। टू मेक द
ट्रायंगुलर एरिया 0, we shall divide the area between the curve y equal to x square, comma, the x-axis and the ordinate from x equal to 0 to x equal to b into a, and the ordinate from x equal to 0 to x equal to b into very into a very large number of rectangles, that is number of rectangle tending to infinity। देखो बंधु, ये ट्रेंगुलर पोर्शन का एरिया को एकदम नेगलेक्ट करने के लिए इसे हम जितना ही पतला पतला भाग में बांटेंगे उतना ही ट्रेंगुलर पोर्शन का एरिया कम से कम होता चला जाएगा। अगर मैं इसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल में बांटूं तो यह ट्रेंगुलर पोर्शन ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो देखिए बंधु, ये आप जरूर समझे होंगे। अब मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूं, इसे आप गौर से देखें। नंबर ऑफ rectangles with of the rectangle, height of the rectangle, area of the rectangle, रेक्टेंगल नंबर 1। देखो बंधु, रेक्टेंगल नंबर 1 का
जो हम लोग विड्थ लिए हैं वो प्रत्येक रेक्टेंगल का विड्थ हम लोग h लिए हैं, जहाँ की h टेंडिंग टू 0 है, तो इसका विड्थ h है। तो इसका हाइट होगा, हाइट जो है बंधु मैं y एक्सिस पर ले रहा हूं, अगर x के जगह हम h लेंगे तो y जो है वह h² हो जाएगा। और रेक्टेंगल का एरिया क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो इसे हम लोग लिखेंगे h² इंटू h, जो कि हो जाएगा h3। अब हम लोग रेक्टेंगल नंबर 2 की बात करूं, ध्यान से देखना, यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। मैंने बार बार आपसे कहा है कि एकदम छोटा से छोटा पतला से पतला रेक्टेंगल लेंगे। तो बंधु एक बात जानते हो, दूसरा रेक्टेंगल का भी विड्थ h है, लेकिन सारी दूरियां ओरिजिन से मापी जाती है। तो अगर यह h है तो यह दूसरा को नापेंगे तो यह टोटल 2h हो जाएगा, क्योंकि सारी दूरियां ओरिजिन से मापी जाती है। जरा गौर से देखें, घबराएं नहीं। ये x है, ये y है, ये अगर h है, इसका कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं कि यह h है और y जो है वो भी h है, तो h होगा। अगर हम दूसरा रेक्टेंगल की बात करें तो यह भी h है, तो ये सारी दूरियां ओरिजिन से मापी जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर दूसरा का h लेंगे तो उसका हाइट जो हो जाएगा, वह हो जाएगा 2h² h²। सारी दूरियां ओरिजिन से नापी जाती है, तो यहाँ पर h जो होगा वह हो जाएगा, आपको ध्यान से देखें, घबराएं नहीं। ये सारी दूरियां ओरिजिन से नापी जाती, पहला रेक्टेंगल का विड्थ h है, तो दूसरा रेक्टेंगल के लिए भी विड्थ h है, लेकिन सारी दूरियां ओरिजिन से मापी जाती है, तो हम इसे लेंगे 2h। तो यह अगर यह हम 2h लेंगे तो इसका जो है हाइट हो जाएगा 2h²। तो बंधु अगर दूसरा रेक्टेंगल का विड्थ h है तो इसका हाइट हो जाएगा 2h²। चूंकि सारी दूरियां ओरिजिन से मापी जाती है, दूसरा रेक्टेंगल का भी विड्थ h है, लेकिन अगर हम ओरिजिन से नापेंगे तो यह 2h हो जाएगा, तो y हो जाएगा 2h²। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह हो जाएगा 2h² h3। अब हम रेक्टेंगल नंबर 3 की बात कर रहे हैं। देखिए प्रत्येक रेक्टेंगल का तो विड्थ h है ही। खूब ध्यान से देखें, जनरली बच्चे इस पॉइंट पर कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये h है, तो हमने कहा सारी दूरियां ओरिजिन से मापी जाती है, तो ओरिजिन से मापिएगा तो वो जो है विड्थ हो जाएगा 3h, तो हाइट हो जाएगा 3h²। ये हो जाएगा 3h² h3। हम लोग क्षेत्रफल में लंबाई गुने चौड़ाई में गुना करते हैं। अब देखिए, ठीक अगर हम लोग रेक्टेंगल नंबर 4 की बात करें तो इसका भी तो विड्थ h ही होगा, लेकिन सारी दूरियां ओरिजिन से मापी जाती है। तो जैसा कि अब आप समझ गए हैं, 4h² h² इक्वल टू 4h² h3। तो बंधु मैंने आपको इशारा किया, अब आप समझ गए होंगे। डॉट डॉट डॉट। अब हम अगर आपसे कहें कि रेक्टेंगल नंबर n की बात करूं तो इसका भी तो विड्थ h ही होगा, लेकिन हाइट हो जाएगा n² h², ये हो जाएगा n² h3। तो बंधु अब हम लोग
इस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b के बीच का एरिया निकालना चाहता हूं, यानी सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द रेक्टेंगल। देखो बंधु मैं लिख रहा हूं सम ऑफ एरियाज ऑफ all the rectangle। सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द रेक्टेंगल। तो देखो बंधु हम लोग लिख रहे हैं 1 इंटू एच क्यू, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर 1 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 2 स्क्वायर एच क्यू प्लस 3 स्क्वायर एच क्यू डॉट 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 n स्क्वायर एच क्यू। बंधु यहाँ मैंने बार बार बताया है आपको कि n को टेंडिंग टू इन्फिनिटी होना है, तो यह b जो होगा यह b होगा। अगर 5 रेक्टेंगल रहता तो 5h होता, अगर 6 रेक्टेंगल रहते, प्रत्येक रेक्टेंगल का विड्थ h है, अगर 6 रेक्टेंगल रहते तो 6h होते, 10 रेक्टेंगल रहते तो 10h होते, अगर n रेक्टेंगल्स हैं तो ये हो जाएंगे NH, जहां पर कि वेयर हम आपको बार बार बता चुके हैं कि वेयर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। n को इनफाइनाइट भाग में क्यों बांटते हैं मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि इतना ज्यादा भाग में बांटेंगे क्योंकि यह ट्रायंगुलर पोर्शन का क्षेत्रफल नेग्लेक्टेड हो जाए, नगण्य हो जाए, छोड़ने तुल्य हो जाए। तो देखो बंधु ये एरिया निकाल रहा हूं कब, जबकि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर इंटू एच क्यू। यहाँ पर यह निकाला हूं मैं कब, जबकि लिमिट n टेंडिंग टू है इन्फिनिटी। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि n को इनफाइनाइट भाग में क्यों बांटना, इसलिए बांटना कि यह ट्रायंगुलर पोर्शन का एरिया 0 हो जाए। अब देखिए इसे हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये प्रोग्रेशन में मैं आपको बताऊंगा, मैथमेटिक्स जब पढ़ाऊंगा APG PHP तब काफी इसको हम प्रूफ करेंगे और मैथमेटिकल इंडक्शन में भी प्रूफ करके बताएंगे। तो ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ये हम आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में और मैथमेटिकल इंडक्शन में प्रूफ करके बताएंगे। अब जरा देख लीजिए, यहां से n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो हम लोग b बराबर लिखे हैं NH। देखिए तो h बराबर हो जाएगा b बाई n। तो h कोई जगह हम लोग लिख सकते हैं b बाई n, ध्यान से देख लीजिए। तो ये हो जाएगा BQ बाई NQ। खूब गौर से देखिए, जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो h टेंडिंग टू 0 होगा, एकदम पतला से पतला, एकदम कागज से भी पतला होगा। ये है। अब जरा इसको आप देख लीजिए, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, which imply that
h टेंडिंग टू 0, यानी h जो है विड्थ जो है रेक्टेंगल का एकदम टेंडिंग टू 0 होगा, कागज से भी पतला होगा, तब हम कह सकते हैं कि n जो है टेंडिंग टू इन्फिनिटी हुआ। अब देखो बंधु, खूब ध्यान से देखो, ये है 1/6 को मैं बाहर खींच लेता हूं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। खूब गौर से देखिए, इसे मैं लिख रहा हूं n/n। ये जो n³ है इसे मैं 3 भाग में बांट दे रहा हूं, n+1/n इंटू 2n+1/n, और इसे कह रहा हूं BQ। खूब गौर से देखिए, अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं, जगह के अभाव में मैं इसे मिटाऊंगा, आप लोग आगे पीछे करके देख लीजिएगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे घसका के वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं, जानते ही हैं हमसे तो ज्यादा माहिर आप लोग हैं इस वीडियो चलाने में। तो ध्यान से देख लीजिए, ये जो एरिया सम लिखा हूं मैं, ये लिमिट 1/6 है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n वो 1 हो जाएगा, तो इसे मैं लिखूंगा 1 इंटू, देखिए n/n यानी 1+1/n हो जाएंगे, इंटू 2+2n है, 2n+1/n इंटू BQ। अब देखो बंधु, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे, एक सेकेंड, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1/n 0 हो जाएगा, साथ ही साथ यहाँ 1/n 0 हो जाएगा, तो 2 गुने 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 2/6 इंटू BQ, इसे हम लिख सकते हैं BQ/3। तो बंधु, यही एरिया निकला y=x² कर्व के बीच, x एक्सिस और ऑर्डिनेट x=0 to x=b। तो ये घटना है न्यूटन साहब के जमाने की तरफ। तो न्यूटन ये जो निकाले, ग्रेट मैथमेटिशियन जूनो करके ये निकाले थे, तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि भाई अपने मित्र के पास गए और वो बोले कि मैं इतना शॉर्टकट एरिया निकाला हूँ, y=x² x एक्सिस और ऑर्डिनेट x=0 to x=b, ऐसा कोई नहीं निकाल सकता है। तो उनके मित्र ने कहा कि जब मित्र ऐसी बात है तो तुम पब्लिश करवाओ पेपर में। तो उन्होंने कहा, यार मित्र, जब मैं पेपर वाले के पास जाता हूँ तो वो कहता है कि ये तो आज से 6 महीना पहले न्यूटन साहब निकाल चुके हैं, से वो सब लगता है कि न्यूटन का दलाल है, सो मैं क्या करूं। तब उसके दोस्त ने सजेस्ट दिया कि अरे मित्र, एक काम करो ना, तुम पहले न्यूटन को ही चैलेंज कर दो। अब न्यूटन को चैलेंज करोगे तो न्यूटन ही सिलेंडर बोल जाएगा, क्योंकि वो तो बना नहीं पाएगा। तो नहीं बना पाएगा तो जो ही पत्रकार तुमसे कहेगा पेपर वाला कि न्यूटन साहब 6 महीना पहले ही निकाल दिए हैं, तुरंत तुम कहना कि देखिए न्यूटन तो खुद सिलेंडर बोला है। तो उसने कहा कि गुड आइडिया, गुड आइडिया, मैं न्यूटन को चैलेंज करता हूं। तो उस जमाने में तो मोबाइल नहीं था, तो उन्होंने खत के द्वारा, लेटर के द्वारा न्यूटन साहब को उन्होंने चैलेंज किया कि मिस्टर न्यूटन, यू कैन नॉट फाइंड द एरिया
बिटवीन द कर्व इन ए वेरी शॉर्ट स्टेप। तो न्यूटन साहब अविवाहित थे, तो उनकी माँ जब वो शाम के वक्त आए तो उनकी माँ बोली कि देखो तुम्हारे नाम से खत आया है, तुम खत पढ़ो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। तो न्यूटन साहब बोले कि ठीक है। वो खत पढ़ने लगे। उस खत में वही जीवनों के द्वारा चैलेंज दिया गया था। तब तक उनकी माँ खाना लेके आ जाती है और न्यूटन साहब गुस्सा में खाना को फेंक देते हैं और बोलते हैं कि जुनोजो को ये मजाल कि उसने मुझे चैलेंज किया, मैं जब तक उसका चैलेंज का जवाब नहीं दूंगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। और कहा जाता है कि न्यूटन साहब उसी को अध्ययन करते रहे गुस्सा के आलम में। और उन्होंने, न्यूटन साहब ने क्या किया है बंधु, इसे जरा आप गौर से देखें। न्यूटन ने क्या किया, ये जो 15, 20, 25 स्टेप लिए थे जुनोजो साहब, तो न्यूटन साहब ने क्या किया, उन्होंने क्या किया है बंधु, मैं जरा न्यूटन की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। इसी को लिख देता हूं। तो न्यूटन साहब ने क्या किया कि वो जो है गुस्सा में तो थे ही, वो सारे समेशन जो सिग्मा लिख रहे थे उस सिग्मा को उन्होंने क्या किया कि यह जो एक रेक्टेंगल लिया और इस रेक्टेंगल का जो एक रेक्टेंगल लिए उसको एक्स एक्सिस पर उसका चौड़ाई dx कहा और उसका हाइट जो है उस प्रकार से उसके हाइट को y कहा, तो y dx किया। और वो चूंकि गुस्से में थे और लिमिट जो है, लिमिट ध्यान से देखना, x टेंडिंग टू एकदम पतला से पतला लिया 0। इसी को उन्होंने गुस्सा के आलम में जो समेशन था उसको इन्होंने इंटीग्रेटेड एस को इंटीग्रेशन का नाम लिया, जिसे गुस्से में उन्होंने लिखा था। और y बराबर है एक्स स्क्वायर, तो उन्होंने एक्स स्क्वायर कहा और dx कहा। खूब गौर से देखो। और यहाँ x इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू b। इसके बाद न्यूटन साहब ने, आप लोग जानते ही हैं, इसी को हम लोग आपको बताने जा रहे हैं, x इतना, और इसे कहते हैं लोअर लिमिट और b को कहते हैं अपर लिमिट। और उन्होंने सबसे पहले अपर लिमिट को रखा जाता है b³/3 - 0। तो देखो बंधु, जो काम जुनोजो ने 20-22 स्टेप में किया था, न्यूटन साहब ने 1, 2, तीसरा स्टेप में कर दिया। और वहीं पर से इंटीग्रेशन का वो जन्मदाता कहलाते हैं। तो बंधु, यही है न्यूटन साहब का दिया हुआ इंटीग्रेशन। तो मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन क्या देता है। इंटीग्रेशन देता है एरिया between the curve y equal to x square and ordinate x equal to 0 to x equal to b। इसी दोनों के बीच का एरिया का जो सम है, सारे रेक्टेंगल का सम मतलब एरिया, वही इंटीग्रेशन देता है। यानी इंटीग्रेशन देता है एरिया बिटवीन द कर्व। तो बंधु, मैं समझता हूं आप जरूर समझे होंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं आगे। तो बंधु, कोई भी फंक्शन होगा, अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे f(x) dx, तो इसका इंटीग्रेशन मान लिया जाए
कि एफ एक्स होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी होता है। आप कहेंगे कि सर एफ एक्स का कैपिटल एफ एक्स क्यों लिखे? तो बंधु यहाँ हमने लिखा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन। अगर एफ एक्स साइन एक्स होता तो कैपिटल एफ एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाता। अगर स्मॉल एक्स कॉस एक्स होता तो कैपिटल एफ एक्स जो है साइन एक्स हो जाता। आप कहेंगे कि सर सी क्यों देते हैं? तो बंधु कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। हमने आपको बार बार कहा है कि इंटीग्रेशन माँ का काम करती है। माँ बच्चे को जन्म ही नहीं देती बल्कि प्राथमिक शिक्षा भी देती है। माँ ही शिशु का प्रथम पाठशाला है। तो माँ ही बच्चे को जन्म देती है, साथ साथ इनिशियल ज्ञान भी देती है कैसे बड़ों को कदर करना चाहिए। तो बंधु ये जो है द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, the constant of integration gives us the initial condition, gives us the initial condition। यही इनिशियल कंडीशन को देता है। मान लो बच्चे कि तुम बीमार पड़ गए, तुम पटना में हो, तुम माँ को फ़ोन किए कि मम्मी मेरा तबीयत बहुत ख़राब है। आपके पापा वो मम्मी भेजेंगे कि जाके देखिए मेरा बच्चा बहुत बीमार है। तो आपके जो पापा हुए वो क्या करेंगे? आपकी मम्मी को समझा देंगे कि देखो फलना फलना काम है, फलना फलना भाव करना है, तुम मजदूर को ये सब काम बता देना। तो वो मजदूर जाएगा और आपकी माँ से पूछेगा कि मालिक कौन कौन सा काम कहे हैं बताइए। तो आपकी माँ वहाँ पर इनिशियल कंडीशन का काम करेगी, वही मजदूर को बताएगी कि मालिक फलना फलना काम कहे हैं करने के लिए, तो उसी के अनुसार वह काम करेगा। तो यह सी जो है इनिशियल कंडीशन देता है कि वह क्षेत्रफल जो जोड़िएगा कहाँ से कहाँ तक, किस खेत में क्या रोपना है, क्या बाव करना है, यही माँ उस मजदूर को बताएगी। तो यही देता है इनिशियल कंडीशन। तो बंधु मैं आपको आगे जारी रखूंगा, लेकिन एक बात, आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखो बंधु, कम से कम तुम एक दोस्त को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो। अगर तुम समझते हो कि हाँ हम तुम्हारे काम के लायक पढ़ा रहे हैं, तुम्हें हम कोई नहीं टेंशन दे रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि होल फिजिक्स और होल मैथमेटिक्स मैं तुझे कहानी कह के पढ़ा दूंगा। बोलो वह सत्य है ना? अगर सत्य है तो तुम सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, लाइक क्यों नहीं करते? तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करो। तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।